हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 14 दोलन पर चर्चा करेंगे और इस पूरे चैप्टर को हम समझने का प्रयास करेंगे कि दोलन क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में इसमें पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आवर्त गति क्या है, अनावर्त गति क्या है, दोलन या कंपन गति किसे कहते हैं, आवर्त गति के प्रकार कौन कौन से हैं और इन दोनों प्रकारों के अवकल समीकरण जो वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो देखिए दोलन इस गति को, इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले एक चीज़ हम सभी जानते हैं कि हमें अपने आसपास जो है वो दो तरह की चीज़ें दिखाई देती है भाई। या तो वस्तुएं क्या होती है, स्थिर होती है, यानी वो अपनी जगह पर ही बनी रहती है। जैसे पेड़ पौधे हैं वो अपनी जगह पर ही बने रहते हैं। निर्जीव जितनी भी वस्तुएं वो अपनी जगह पर बनी रहती है जब तक उन पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। इसके अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो गतिशील रहती है। जैसे मान लो कि कोई बाइक है या कार है, ठीक है ना, जैसे पृथ्वी की गति है, तो ये सारी क्या है, ये गतिशील है। तो कोई वस्तु किस तरह से गति करती है उस आधार पर फिजिक्स में उन गतियों को परिभाषित किया गया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आवर्त गति क्या होती है। आवर्त गति हम सब ने देखी हुई है, तो हम अपने आसपास के जो उदाहरण हैं उनको देखेंगे और फिर इसके आवर्त गति के बारे में हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो अपन सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि आवर्त गति क्या होती है। देखो, आवर्त गति में आपको इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जब कोई पिंड गतिशील होता है और वो पिंड अपने पथ पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद उस गति का दोहराव करता है, तो ऐसी गति जो है वो आवर्त गति कहलाती है। अब क्या आपको इस डेफिनेशन को देखकर क्या कोई उदाहरण आपके समझ में आता है कि आपने ऐसा कुछ देखा हो? तो बिल्कुल, जो हमारी पृथ्वी है, हमारे और ग्रह हैं, वो सारे के सारे सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं और एक समय बाद में वो उस गति का दोहराव करते रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आवर्त गति क्या होती है, तो कण का गति करना और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उस गति का दोहराव करना, उसी गति को हम क्या कहते हैं, आवर्त गति। और उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, तो ये आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे। हाँ जी, तो परिभाषा देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर कि जब कोई पिंड किसी निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति का दोहराव करता है तो इसे पिंड की आवर्त गति कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो परिभाषा के साथ में आपको उदाहरण भी लिख देना है। उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, तो ये गति क्या हो जाएगी भाई, आवर्त गति हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे चंद्रमा जो वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, बाकी जितने भी ग्रह वो भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन सब की गति जो वो क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पिंड जितने समय बाद में वापस अपनी गति का दोहराव करता है उस समय को हम क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं भाई, टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर आपको पता हो कि भाई पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक चक्कर अपना जो है वो 1 वर्ष में पूरा करती है, तो यहाँ पर 1 वर्ष जो है वो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, आवर्त काल हो जाएगा। तो पृथ्वी का आवर्त काल वो क्या है, 1 वर्ष। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आवर्त गति के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अनावर्त गति क्या होती है, तो आवर्त गति का जस्ट उलट है अनावर्त गति। अगर कोई पिंड गतिशील है और निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपनी गति का दोहराव नहीं करता है, तो ऐसी गति जो वो क्या हो जाएगी, अनावर्त गति हो जाएगी भाई। ठीक है, तो यहाँ मैं परिभाषा लिख देता हूँ अनावर्त गति की। देखिए, अनावर्त गति, जब कोई पिंड किसी निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति का दोहराव नहीं करता है तो इसे पिंड की अनावर्त गति कहते हैं। ऐसी बहुत सारी गतियाँ हो सकती है। जैसे मान लो कि आप किसी हाईवे पर जा रहे हो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप उतने समय बाद उस गति का दोहराव करोगे। आपको किसी गांव जाना है, आप वहाँ 4 दिन रुक के आते हो, तो वो ऐसी गति जो है वो क्या कहलाएगी, आपके अनावर्त गति कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इस आवर्त गति को हम वीडियो के थ्रू भी समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको वीडियो जो है वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो चित्र और वीडियो के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ और आती है और वो आपसे पूछा जाता है, जो कि हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है कि दोलन गति या कंपन गति क्या होती है।
ठीक है, तो वो हम समझने का प्रयास करते हैं भाई जी। दोलन गति या कंपन गति क्या होती है? हम सब ने अपने आसपास कुछ ऐसी गतियां देखी है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि दोलन गति या कंपन गति क्या होती है। जैसे आप सभी ने झूला देखा होगा भाई, तो झूला जो है वो अपनी मेन पोजीशन पर ठहरा हुआ रहता है। जब कोई व्यक्ति उस पर बाह्य बल लगाता है या उसको खींचता है तो वो झूला जो है वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द दोलन करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये झूला जो है ये रस्सी बंधी हुई है और यहाँ पर वो झूला लगा हुआ है। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति इसको खींचता है तो वो उस पर बाह्य बल लगाता है तो वो ये झूला अगर मान लो यहाँ से उसने छोड़ा तो ये इधर जाएगा, एक साइड में मैक्सिमम पोजीशन पर जाएगा और वापस आएगा, फिर मेन पोजीशन पर आएगा, वापस इस तरफ जाएगा और इस तरह से आएगा। तो ऐसी गति जो है वो क्या कहलाती है? दोलन गति या कंपन गति कहलाती है। यानी किसी पिंड का या कण का अपने मेन पोजीशन यानी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द घूमना जो है वो क्या कहलाता है? दोलन गति या कंपन गति। तो ये एक जो झूले की गति जो है वो किसका उदाहरण है भाई? वो आपके दोलन या कंपन गति का है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर वो स्थिर रहती है, विराम रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? मध्य स्थिति, ठीक है। तो अब देखो कण यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा मैक्सिमम पोजीशन, फिर वापस आएगा, फिर दूसरी साइड में मैक्सिमम पोजीशन जाएगा, फिर वापस आएगा। तो यहाँ से चलकर यहाँ जाना, फिर वापस आना, यहाँ जाना और यहाँ आना, ये आपके जो है इस दोलन गति का एक चक्कर कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार की गति आपने देखी होगी कि जो दीवार घड़ी आती है जिनमें पेंडुलम लगा होता है, वो पेंडुलम भी जो है वो कुछ इस तरह से गति करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई एक धागा जो है वो दोनों सिरों से बांध रखा है और वो तना हुआ है और उसको अगर आप यूँ उसको अपने मेन पोजीशन पे अगर अपन उसको कंपन देते हैं तो वो अपनी पोजीशन पर कंपन करता रहता है। इसी प्रकार से मान लो कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर एक हम द्रव्यमान का टुकड़ा बांध दें और उसको खींचकर छोड़ दें तो वहाँ भी गति जो वो क्या होगी? दोलन या कंपन गति होगी। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पिंड जो है वो अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दोलन गति या कंपन गति। अब यहाँ पर गति करवाने के लिए हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा भाई। मान लो मैंने इसको यहाँ खींचा, ठीक है, तो इस तरफ जो फोर्स काम करेगा उसको तो हम कहेंगे बाह्य बल। क्या कहेंगे? बाह्य बल। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब दोलन गति की हम बात करते हैं तो इस बाह्य बल जैसे ही हम लगाते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर बाह्य बल इस तरफ लग रहा है तो एक और बल इस तरफ काम करेगा अंदर की ओर, उसको भी हम क्या बोलेंगे? वो भी फोर्स होगा, लेकिन उसको हम बोल देंगे Fr और ये कहलाता है आपके प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बाह्य बल लगता है तो उसके विपरीत दिशा में उसी परिमाण का एक और बल काम करता है जिसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। और ये प्रत्यानयन बल करता क्या भाई? ये प्रत्यानयन बल इस कण को, इस पिंड को इस मध्य स्थिति की ओर लाने का यानी इसकी मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ प्रत्यानयन बल की कि प्रत्यानयन बल क्या होता है। तो हम क्या लिखेंगे? बाह्य बल के विपरीत दिशा में समान परिमाण का बल, समान परिमाण मतलब अगर 5 न्यूटन का फोर्स आपने बाहर की तरफ लगाया है तो अंदर की तरफ भी कितना लगेगा? 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो बाह्य बल के विपरीत दिशा में समान परिमाण का वह बल जो वस्तु को अपनी मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है, ठीक है। तो इस चित्र को आप याद रखना। बाह्य बल क्या होता है? गति कराने के लिए जो बल लगाया जाएगा वो बाह्य बल होगा। जैसे आप बाह्य बल लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहेंगे, जो हमेशा इस कण को वापस इसकी मध्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। तो ये तो हो गया दोलन गति या कंपन गति क्या होती है। अब हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं भाई। हाँ जी, तो दोलन गति या कंपन गति आपको समझ आया होगा उदाहरणों से जो हम अपने आसपास जीवन में देखते हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? यदि कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति या इसको हम कह सकते हैं एक निश्चित बिंदु
यदि कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द, यदि कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति या निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है तो ऐसी गति कंपन या दोलन गति कहलाती है। ठीक है, यह हो जाएगी इसकी परिभाषा। और आपको क्या लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस गति में वस्तु सदैव, इस गति में वस्तु सदैव अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर एक निश्चित दूरी तय करके पुनः मध्य स्थिति की ओर आती है। मध्य स्थिति की ओर आती है। ठीक है भाई, अगर आपने झूले को पकड़कर उसको छोड़ा है तो वो क्या होगा, अपनी मेन पोजीशन के पहले एक तरफ मैक्सिमम जाएगा, फिर वापस मेन पोजीशन की ओर आएगा, फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और फिर वापस। तो ये गति निरंतर जो वो चलती रहती है। तो इसका उदाहरण भी आपको लिखना है भाई। उदाहरण में क्या लिखोगे, नंबर 1 झूले की गति। ठीक है, दूसरा घड़ी के पेंडुलम की गति। ठीक है, तीसरा स्प्रिंग से जुड़े किसी पिंड की गति। तो ये आपके दोलन गति या कंपन गति के कुछ उदाहरण हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये सारी गतियाँ जो आप दिख रही है यहाँ पर, ये आप पेंडुलम की गति, ये लिक्विड की गति, ये स्प्रिंग की गति और ये दोनों तरह से बंधे हुए वायर की गति, ये सारे जो है ये आवर्त गति के ही आपके उदाहरण हैं। इनको आप अच्छे से देख सकते हैं, ये अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द गति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं और अपने जीवन में अपन देखते भी हैं। आगे चलते हैं अपन, ये देखो पृथ्वी जो आपको पता है भाई अपने अक्ष पर भी घूमती है और उसके अलावा वो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी काटती है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये आपके कोणीय आवर्त गति का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना, ये सूर्य है और ये अपनी पृथ्वी है, अक्ष पर भी घूमती है, अपने वृत्ताकार पथ पर भी घूमती है लगातार। तो ये भी आपके कोणीय आवर्त गति का उदाहरण है। आगे चलते हैं अपन, ये देखो भाई, ये जो अपना पूरा सौरमंडल है और ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको, ये अपना सूर्य है। ठीक है, और उसके अलावा ये जितने भी आपको जो पिंड दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, ये आपके ग्रह हैं। और ये जो तीसरा दिख रहा है जिसमें एक और छोटा सा पार्टिकल घूम रहा है, ये आपके पृथ्वी है। तो इनकी जो गति है ये अपने निश्चित वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। तो ये सारे जो हैं किसके उदाहरण हैं, ये आपके आवर्त गति के उदाहरण हैं। आवर्त गति जो वो दो तरह की होती है, सरल रेखीय आएंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो आवर्त गति है उसके प्रकार कौन कौन से हैं और उनके जो अवकल समीकरण हैं वो क्या होती है। तो वहाँ पर आपके बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो अगला जो हम टॉपिक लेंगे वो है आवर्त गति के प्रकार। हाँ जी, अब देखो भाई, आवर्त गति जो है हम ये कहते हैं कि मध्य स्थिति के इर्द गिर्द किसी पिंड का गति करना जो वो आवर्त गति कहलाता है। अब ये आवर्त गति दो तरह की होती है। ठीक है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 2 प्रकार। आवर्त गति कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। देखो, पहला जो प्रकार है वो है सरल रेखीय आवर्त गति। सरल रेखीय आवर्त गति, यहां देखो आवर्त गति से पहले शब्द आ रहा है सरल रेखीय। आवर्त गति से पहले शब्द क्या आ रहा है, सरल रेखीय। यानी अगर पिंड आवर्त गति कर रहा है और वो एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है तो ऐसी गति जो वो सरल रेखीय आवर्त गति कहलाएगी। जैसे मान लो कि अपने पास ये किनारे पर स्प्रिंग बांधी हुई है, ठीक है, और इस स्प्रिंग के साथ कोई m द्रव्यमान का पिंड जो वो यूं जुड़ा हुआ है।
ये ऐसा है, m द्रव्यमान का पिंड। हाँ जी, देखो ये स्प्रिंग, इसके साथ m द्रव्यमान का पिंड जुड़ा हुआ है। अगर मान लो मैं इस स्प्रिंग को इस तरफ खींचता हूँ, बाह्य बल लगाया मैंने F, बाह्य बल, तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग का जो टुकड़ा है वो अपनी इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द इस तरह से गति करेगा, यानी उसकी जो गति होगी वो इस तरफ और इस तरफ होगी। तो आप ये देख रहे हो ये बन क्या रहा है भी, ये सरल रेखा ही तो है। तो अगर पिंड आवर्त गति करता है और एक सरल रेखीय पथ के अनुदिश करता है तो वो गति क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी सरल रेखीय आवर्त गति। ठीक है, तो स्प्रिंग से जुड़े इस m द्रव्यमान के पिंड की गति जो वो कैसी है, सरल रेखीय आवर्त गति है। ये तो हो जाएगा इसका उदाहरण। और परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो क्या लिखेंगे हम, यदि कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द, मध्य स्थिति के इर्द गिर्द सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करता है तो ऐसी गति सरल रेखीय आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, m द्रव्यमान का पिंड अगर किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और उसको इस तरह बाह्य बल लगाकर छोड़ दिया जाए तो जो गति होगी वो आपके सरल रेखीय आवर्त गति होगी। तो आवर्त गति अगर कोई पिंड करता है और एक सरल रेखा के अनुदिश करता है तो वो क्या कहलाएगी, सरल रेखीय आवर्त गति। ठीक है, हाँ जी। अब देखो इस सरल रेखीय आवर्त गति में इसके आवर्त गति का जो अवकल समीकरण है, अवकल यहाँ लिख लेना हेडिंग में, अवकल, वो भी पढ़ लेते हैं साथ में। तो इसी उदाहरण से समझ लेंगे भाई। मान लो कि मैंने इस पर बाह्य बल लगाया F और ये जो पिंड है यहाँ था, यहाँ से ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसने मान लो यहाँ मैं बना देता हूँ इसको छोटा सा, ये यहाँ आ गया। तो अब यहाँ विस्थापन जो हुआ वो कितना हो गया, मान लो x हो गया। यहाँ कितना था, x बराबर 0, और हमने खींचा तो कुछ विस्थापन हुआ तो वो x हो गया। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पर, विस्थापन। और अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हम बाह्य बल F लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये F इस तरफ लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, प्रत्यानयन बल लगेगा भाई। ठीक है, तो इस m द्रव्यमान के पिंड पर अगर सरल रेखीय आवर्त गति हो रही है तो यहाँ पर दो बल काम करेंगे। ठीक है, तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो m द्रव्यमान के पिंड पर कार्यरत बल, तो एक फॉर्मूला तो हम जानते हैं, F बराबर ma। m क्या है यहाँ पर, m है पिंड का द्रव्यमान और a क्या है, त्वरण। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर पिंड सरल रेखीय आवर्त गति करता है तो वहाँ पर जो, ये तो हो गया बाह्य बल, और प्रत्यानयन बल को हम डिफाइन करते हैं भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यानयन बल जो है, प्रत्यानयन बल, वो यहाँ पर जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो इस पिंड के, ये कितना दूर विस्थापित हुआ है उस विस्थापन के समानुपाती होता है। तो प्रत्यानयन बल जो वो समानुपाती होगा किसके, विस्थापन के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर प्रत्यानयन बल को हम दिखा देते हैं F से। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्थापन कितना हुआ इस पिंड का, मान लो x हुआ। ठीक है, तो F बराबर, जैसे ही आपको पता है कि फिजिक्स में हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, तो इसको हम लिख देंगे -kx। ये फॉर्मूला याद रखना भैया आपको प्रत्यानयन बल का। तो यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह क्यों लगाया मैंने, माइनस चिन्ह इसलिए लगाया है कि विस्थापन आपका इस तरफ हो रहा है और जो प्रत्यानयन बल है वो F के विपरीत दिशा में लगेगा, यानी विस्थापन तो हो रहा है इस दिशा में और जबकि प्रत्यानयन बल लगेगा इस दिशा में। तो ये माइनस चिन्ह जो है वो विपरीत दिशा को व्यक्त करता है। और k जो है, k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है भाई। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ माइनस चिन्ह क्या दिखाता है, प्रत्यानयन बल व विस्थापन
एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो विद्यार्थियों, आपको साथ में पेन और रजिस्टर लेके बैठना है और नोट्स साथ साथ बनाने हैं। उसके बाद में आपको इनका रिवीजन करना है, तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि के जो है वो क्या है। के यहाँ पर नियतांक है भाई, और ये क्या कहलाता है, ये आपके कहलाता है स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, F बराबर ma, F बराबर माइनस के एक्स, और दोनों क्या है, फोर्स है। और हम कहते हैं ये दोनों बल एक दूसरे के क्या होते हैं, परिमाण में समान होते हैं। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। हाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से। तो क्या आ जाएगा, ma बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस के एक्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप a की वैल्यू लिखना चाहो तो a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स अपॉन एम। ये हो जाएगी समीकरण नंबर आपके 3। अब देखो a क्या है, त्वरण है, और त्वरण की बेसिक परिभाषा क्या कहती है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर ये समीकरण 3 हो गई, और यहाँ लिख देंगे हम त्वरण की परिभाषा से। ठीक है, तो a बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt, यानी वेग में परिवर्तन की दर। अब ये वेग को भी तो हम क्या लिख सकते हैं, वेग हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, dx बाई dt, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर वो क्या कहलाती है, वेग। तो इस v की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 4 व 5 से। ठीक है, 4 व 5 से। तो क्या जाएगा अपने पास, a बराबर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि इस x का यानी इस विस्थापन का 2 बार अवकलन होगा। पहली बार जब अवकलन होगा तो वेग आएगा, वेग का अवकलन होगा तो त्वरण आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, a बराबर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 6। अब a की वैल्यू हमने निकाली है, ये रहा माइनस के एक्स अपॉन एम। तो जहाँ a दिख रहा है वहाँ पर ये वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, 3 व 6 से, समीकरण 3 व 6 से क्या जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के बाई एम एक्स। ठीक है, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपके प्लस। तो यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम x बराबर 0। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि इस समीकरण को ही हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय आवर्त गति की अवकल समीकरण। ठीक है, और इसी का एक फॉर्म और होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ओमेगा क्या है, ये समीकरण आपको याद रखनी है। तो ये क्या कहलाती है, सरल रेखीय आवर्त गति की अवकल समीकरण। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई सरल रेखीय आवर्त गति की अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ओमेगा जो है, यहाँ ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती, और मैंने किसकी जगह लिखा भाई, के बाई एम की। इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, के बाई एम। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, तो ये ओमेगा है क्या, ये आपके कोणीय आवर्ती है भाई। तो इस फॉर्मूले को, इस समीकरण को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी सरल रेखीय आवर्त गति की अवकल समीकरण। तो ये आपसे एग्जाम में डेफिनेशन, इसका जो व्युत्पन्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो करने का तरीका क्या है कि हम जब सरल रेखीय आवर्त गति की बात करते हैं तो पिंड पर दो बल काम करते हैं, उसको हम लिखेंगे F बराबर ma से और F बराबर -kx से। आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यानयन बल जो है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, तो दोनों को बराबर रख के इस समीकरण को हम व्युत्पन्न कर लेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना भाई। अब हम चलते हैं इस आवर्त गति का दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं कोणीय आवर्त गति। वो क्या होती है, उसका उदाहरण क्या है और उसकी अवकल समीकरण क्या होता है वो हम देखेंगे। हाँ जी, अगला देखो प्रकार क्या है, कोणीय आवर्त गति। अभी हमने कहा कि सरल रेखीय आवर्त गति, यानी अगर पिंड आवर्त गति करता है और वो एक रेखीय पथ पर गति कर रहा है इस तरह से, तो वो तो हो जाएगी उसकी आवर्ती गति। अब यहाँ पर आ रहा है शब्द कोणीय, इसका मतलब पिंड आवर्त गति करेगा, लेकिन अगर वो वर्ताकार पथ पर गति करता है तो ऐसी गति जो है वो उसकी क्या कहलाएगी, कोणीय आवर्त गति। जैसे अगर मान लो कि ये अपना सौरमंडल का जो है वो सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों ओर निश्चित पथ पर पृथ्वी जो है वो क्या करती है भाई, चक्कर काटती है। तो यहाँ ये पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, आवर्त गति कर रही है, लेकिन गति कैसी हो रही है, वर्ताकार पथ पर हो रही है। इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा भाई, मान लो ये इसकी जो है वो थीटा यहाँ पर 0 है। अब ये जैसे जैसे चलना शुरू करेगा तो कोण जो वो बनता जाएगा। तो इसलिए ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, कोणीय आवर्त गति। ठीक है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ये किसका उदाहरण है, कोणीय आवर्त गति का। तो मैं उदाहरण लिख देता हूँ यहाँ पर पहले कि पृथ्वी का, आपको नोट्स में बाद में लिखना है, पहले परिभाषा लिखनी है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, अब आपसे परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा में क्या लिखोगे भाई, कि यदि कोई पिंड वर्ताकार पथ पर आवर्त गति करता है तो यह पिंड की कोणीय आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई। तो बेसिकली अंतर क्या हुआ, अगर पिंड एक सरल रेखा के अनुदिश आवर्त गति कर रहा है तो वो तो हो जाएगी सरल रेखीय आवर्त गति, और अगर पिंड एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द अपनी जो गति है वो वर्ताकार पथ पर कर रहा है, यानी वहाँ पर कोण बन रहा है, तो वहाँ पर जो गति होगी वो कोणीय आवर्त गति कहलाएगी। उदाहरण क्या हो जाएगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। अब आपको यहाँ पर सेम चीज़ वो पढ़ेंगे हम, कोणीय आवर्त गति का कोणीय आवर्त गति का अवकल समीकरण। तो जैसा डेरिवेशन हमने वहाँ किया था वैसा ही यहाँ पर करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी भाई। तो वहाँ जो गति थी वो सरल रेखीय आवर्त गति थी, यानी पिंड जो वो एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। तो पहले तो कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी है, तो मैं एक तरफ तो लिख देता हूँ रेखीय गति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके सिलेबस कोरोना के कारण कुछ चैप्टर हट गए हैं, उसमें आपको ये पढ़ाया नहीं गया भाई। तो यहाँ देख लेना एक बार, रेखीय गति और कोणीय गति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है, ये समझोगे तभी इसकी अवकल समीकरण आपको समझ आएगी। तो देखो, रेखीय गति का मतलब है कि पिंड एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, ये सरल रेखा है, और पिंड कोई वस्तु या पिंड जब वो इस तरह से इस पर गति करे तो वो सरल रेखीय गति होती है। और कोणीय गति का मतलब वो अपने एक निश्चित अक्ष पर अगर गति करता है इस तरह से, मान लो यहाँ था फिर कुछ समय यहाँ आ गया, तो ये गति जो है वो क्या कहलाएगी, कोणीय गति कहलाती है। ठीक है, एक तो अंतर ये ध्यान रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब रेखीय गति होती है तो उसमें पिंड का द्रव्यमान काम आता है, द्रव्यमान, उसको हम दिखाते हैं m से। लेकिन जब कोणीय गति की हम बात करते हैं तो फिर हम द्रव्यमान की जगह एक दूसरा शब्द यूज लेते हैं काम में, जड़त्व या जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो जब हम रेखीय गति की बात करेंगे तो हम m द्रव्यमान की बात करते हैं, और जब कोणीय गति होती है तो वहाँ m द्रव्यमान की जगह क्या आ जाता है, जड़त्व आघूर्ण, और इसको हम I से दिखाते हैं भाई। ठीक है, और इसका फॉर्मूला याद रखना mr²। ठीक है, m तो क्या है, उस पिंड का द्रव्यमान,
और आर क्या है, उस निश्चित अक्ष से उसकी लंबवत दूरी, ये तो आर हो जाएगी। और यहाँ पर मान लो कोई द्रव्यमान का पिंड है वो गति कर रहा है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। अब देखो रेखीय गति में जो बल काम आता है वो रेखीय बल, उसको हम एफ दिखाते हैं, जो अभी अपन ने पीछे बात की। लेकिन जब कोणीय गति की हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बल की जगह क्या शब्द काम आएगा, बल आघूर्ण। तो जहाँ भी फिजिक्स में आपके आघूर्ण शब्द दिखाई देता है तो आपको समझ जाना है कि वो किससे जुड़ा हुआ है, कोणीय गति से। तो यहाँ पर रेखीय बल एफ काम आएगा, तो यहाँ पर बल आघूर्ण, और उस बल आघूर्ण को टॉर्क टाउ से हम दिखाते हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा रेखीय गति में जो विस्थापन होता है उसको हम बोलते हैं रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन जिसको अपन एक्स एस कुछ भी दे देते हैं, मान लो यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर जो शब्द काम आएगा वो होगा कोणीय विस्थापन। सीधी सी बात है भाई, कोई पिंड यहाँ से यहाँ गया तो ये एंगल जो बना है थीटा, उसी को हम क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन। तो रेखीय विस्थापन की जगह शब्द क्या काम आ जाएगा, कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके थीटा। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि बल, हम बात करते हैं ना बल की, रेखीय बल F बराबर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणा रेखीय त्वरण। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला जो चेंज हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ हम रेखीय गति की बात करते हैं और यहाँ हम कोणीय गति की। तो बल की जगह तो आ जाएगा टॉर्क टाउ, एम की जगह द्रव्यमान की जगह आ जाएगा जड़त्व आघूर्ण आई, और ए क्या है, रेखीय त्वरण है, तो यहाँ पर आएगा कोणीय त्वरण, और उसको हम क्या दिखाएंगे, अल्फा से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेखीय गति में एफ बराबर एम ए लिखते हैं, जबकि कोणीय गति में टाउ बराबर हम क्या लिखते हैं, आई अल्फा लिखते हैं। तो ये अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण। चीज़ें सेम है भाई, रेखीय गति में एम आएगा, एफ आएगा, एक्स आएगा, एम ए आएगा, जबकि यहाँ पर चीज़ें बदल जाएगी, आघूर्ण शब्द जुड़ जाएगा और इनकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो जो बल एफ बराबर एम ए पढ़ते हो वो कोणीय गति में क्या हो जाएगा, टाउ बराबर आई अल्फा, जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोणीय आवर्त गति का अवकल समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अपन ने वहाँ किया था सेम चीज़ अपने को यहाँ करनी है। तो देखो, तो भाई अगर पिंड गति कर रहा है तो उस पर बाह्य बल लगेगा, तो अपन यहाँ लिख देते हैं एम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण, ठीक है। तो ये टॉर्क बराबर क्या जाएगा, आई गुणा अल्फा, जैसा अपन ने वहाँ लिखा था एम गुणा ए। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जैसे बाह्य बल लगाएंगे हम तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा भाई, प्रत्यानयन बल, और प्रत्यानयन बल जो है वो क्या होता है, विस्थापन के समानुपाती होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रत्यानयन बल समानुपाती होगा किसके, अब क्योंकि कोणीय गति है इसलिए कोणीय विस्थापन के समानुपाती होगा, ठीक है। तो इसको हम टॉर्क से दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रत्यानयन बल और बल आघूर्ण दोनों भाई ये बल जो है वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा बराबर का चिन्ह, और बराबर के चिन्ह के बाद में यहाँ आएगा कांस्टेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा। तो माइनस चिन्ह तो क्या दिखाएगा, दोनों विपरीत दिशा में है, और सी क्या है यहाँ पर, नियतांक, ठीक है। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है भाई, आपको यहाँ पर इस समीकरण 1 व 2 से दोनों बल के बराबर हैं तो इनको बराबर रख देंगे, ठीक है। हाँ भाई, 1 व 2 से क्या जाएगा अपने पास, आई अल्फा बराबर माइनस सी थीटा, ये तो आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम कोणीय त्वरण निकाले, वहाँ पर ए निकाला था, तो यहाँ अल्फा बराबर हम क्या लिख दें, माइनस सी अपॉन आई थीटा। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब जैसे रेखीय त्वरण को हम डिफाइन करते हैं वैसे ही कोणीय त्वरण को भी डिफाइन करते हैं। रेखीय त्वरण क्या होता है, रेखीय वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ लिख देंगे कोणीय त्वरण की परिभाषा से, देखो ए बराबर हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी, तो यहाँ अल्फा बराबर हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी। कोणीय त्वरण क्या होगा, कोणीय वेग में
कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग क्या है यहाँ पर? ओमेगा। ओमेगा को कोणीय वेग भी कहते हैं और इसी को कोणीय आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। सेम वैसा ही है, बस आपको राशियाँ बदल देनी है। जहाँ रेखीय गति वाली राशियाँ काम आ रही है उनके जस्ट सामने जब आप क्या रख दो, कोणीय आवर्त गति की राशियाँ आपको पुट कर देनी है। अब हम ये भी जानते हैं कि कोणीय वेग, देखिए वेग क्या होता है? रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी ओमेगा बराबर क्या लिख देंगे? डी थीटा बाई डी टी। इस ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है। तो 4/5 से 4/5 से क्या जाएगा भाई? अल्फा बराबर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका मतलब इस विस्थापन का, कोणीय विस्थापन का 2 बार अवकलन करोगे तो आपको कोणीय त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गई समीकरण नंबर 6 और ये रही समीकरण नंबर 3। इन दोनों को बराबर रख दो, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। तो समीकरण 6/3 से क्या जाएगा? आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या लिखो? -c अपॉन आई थीटा। यहाँ से ये माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाला इधर आएगा तो c अपॉन आई थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। और इसी को हम क्या कहते हैं? कोणीय आवर्त गति की अवकल समीकरण। कोणीय आवर्त गति की अवकल समीकरण। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कोणीय आवर्त गति की अवकल समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। और इसी को हम पहले की तरह ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब इसी ओमेगा स्क्वायर को मैंने किसकी जगह लिखा है? c अपॉन आई के। तो ये समीकरण हो जाएगी। और यहाँ आपको ध्यान रखना है ओमेगा स्क्वायर क्या भाई? ओमेगा स्क्वायर है आपके भाई थीटा के गुणा में क्या है? ओमेगा स्क्वायर लिखा अपन ने। और ये किसके बराबर हो जाएगा? c अपॉन आई के। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? अंडर द रूट c अपॉन आई। c क्या है? कांस्टेंट है और आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण। तो इस तरह से आपको आज हमने पढ़ा सरल आवर्त गति क्या होती है, अनावर्त गति क्या होती है, सरल रेखीय आवर्त गति क्या होती है, उसका समीकरण क्या है, कोणीय आवर्त गति क्या है, सरल रेखीय गति और कोणीय आवर्त गति के अवकल समीकरण किस तरह से व्युत्पन्न किए जाते हैं। तो ये सब हमने आज सीखा है। तो आप इनके नोट्स बनाएं और इनका एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।